नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, जहां विकास सिर्फ कहा नहीं किया जा रहा है। थानेसर में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शुभ आरंभ किया है पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने। आयुर्वेदिक कॉलेज चौक से गांव पलवल तक बनने वाली ये सड़क अब लोगों के सफर को आसान बनाएगी। सुधा ने कहा, नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। इस दौरान सुभाष सुधा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल इस सड़क निर्माण में शुभ आरंभ से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और उन्हें आने वाले समय में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है। मैं कहूँगा लोटस जो हमारा ये अपना नाम का ग्रीन सिटी है, इन लोगों की बहुत डिमांड थी कि सड़क को चौड़ा किया जाए और इधर से आयुर्वेद ये सड़क हम आयुर्वेदिक कॉलेज से लेके चौक से लेके पलवल तक इसके अपोजिट और लोटस ग्रीन सिटी से लेकर एमसी थ्रेसर ये एमसी थ्रेसर रोड है यहाँ तक, इसका हमने 2 करोड़ और 49,94,000 रुपये का इसका टेंडर लगाया है। और बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा ये कार्य, इनकी बहुत डिमांड थी बहुत वर्षों से। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा और साथ में कहूँगा जिस प्रकार गति से हमने कहा था अब सड़कों का निर्माण ये सब करेंगे, उसी तरह निर्माण कार्य चल रहा है। सबका साथ सबका विकास लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आज मेरे साथ मलकी डांडा जी, मेरे मुस्लिम काउंसलर कुकू सैनी जी, आदरणीय हमारे अपना अवस्थी जी जो यहाँ से काउंसलर है, सभी मेरे साथी हैं। यहाँ पर सौरभ जी है, हमारे नरेंद्र जी DPRO, ये सभी यहाँ साथी रहते हैं। सबकी डिमांड पर ये कार्य किया है और लगातार जो मैं कहूँगा अब आपके सामने देखेंगे किस प्रकार से जो हमने कहा सेक्टर 13 की सड़कें हो गया, 7 की शुरू हो चुका है, 10 की सड़क का काम शुरू हो रहा है। लगातार सड़कों का निर्माण करे गए हैं। सभी कम्युनिटी सेंटरों का काम चल रहा है। अभी गाँव के अंदर भी मैंने बहुत बड़े लेके आया हूँ, फंड लेके आया, लगातार भी 20 गाँव के अंदर मैंने वितरित करने थे। थोड़ा समय के कारण मैं अभी नहीं कर पा रहा, उसको जल्दी करने का काम करेंगे गाँव के अंदर। कल से बैसाखी का पर्व और कल बड़ा देखिए, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा जिनकी सोच थी कि क्षेत्र के अंदर बैसाखी मेला लगाया जाए। वो बैसाखी मेला कल 13-14 को लगाया जा रहा है और 13-14 का बैसाखी मेला के अंदर मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा, इस मेले को देखने आइए। सुबह 10 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके अंदर पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, पतंग उड़ाना, लस्सी कंपटीशन, पग कंपटीशन, बहुत से कंपटीशन जो पंजाबी सभ्यता के हैं वो वहाँ पर होंगे। शाम को यहाँ बड़े अच्छे गायक आ रहे हैं। शाम को फिर 14 को फिर इसी प्रकार का कार्यक्रम चलेगा। फिर शाम को उनका कल्चर प्रोग्राम है। मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा कि बैसाखी मेले के इस कार्यक्रम को अवश्य देखने आए। ट्रैक को लेके भी जो लोग देखिए ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, क्षेत्रवासियों का भी सपना था और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करूंगा और मुख्यमंत्री आदि नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन उस टाइम वो मेंबर पार्लियामेंट थे और वो मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी थे। मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी और ये एलिवेटी ट्रैक का मैं फाइल लेके लगातार 1.5 साल घूमा इसको और ये आज मेरा पूरा जो सपना है ये पूर्ण होने जा रहा है और ये मई के लास्ट तक ये पूरा हो जाएगा एलिवेटी ट्रैक और क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी ये सौगात मिलेगी। 5 फाटक मुक्त हो जाएगा, 5 फाटक का 10 फाटक जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक सब खत्म हो जाएगा 100%। अब लोगों को तो नजर नहीं आता, लोग तो कहते हैं जी डेवलपमेंट हुई नहीं, एलिवेटी ट्रैक की डेवलपमेंट नहीं देख रहे, हॉस्पिटल 200 बेड का है वो नहीं देख रहे, आयुष सृष्टि का कार्य शुरू होना है वो नहीं देख रहे, बहुत सी चीजें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे, लाइटिंग व्यवस्था नहीं देख रहे। हमने 24 घंटे बिजली का काम भी कुछ क्षेत्र से शुरू किया,
हमने गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हमने बहुत सी बिल्डिंगें बनाई हैं। उनको दिखाना चाहिए ये कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट है। तो कई लोगों को नज़र नहीं आता, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक अच्छी तरह अच्छा चश्मा लगाकर ये डेवलपमेंट को अवश्य देखें। हरियाणा में बड़ी और सौगात मिलने वाली है, दिल्ली से लेकर करनाल तक बल्लेड़ी बाईपास। हाँ, ये मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जो केंद्रीय मिनिस्टर है। उन्होंने मेट्रो का शुरू किया है कनाल से लेके और वो दिल्ली तक चलेगी। उसका बेनिफिट क्षेत्रवासियों को मिलेगा। अब मेट्रो कनाल से चलेगी, उसका तो बेनिफिट हमें भी मिलेगा, तो अवश्य मिलेगा। आने वाले समय में शायद कुछ क्षेत्रों से भी हम मेट्रो चलाने की पूरी प्रयास करेंगे। को लेकर विपक्ष का बयान आया कि किसानों को परेशान किया जाए बायोमेट्रिक को लेकर, ट्रैक्टर नंबर को लेकर। देखिए, किसी प्रकार से किसान बायोमेट्रिक से कोई परेशान नहीं है। परेशान है तो जो कह रहे थे हमारी सरकार आ गई, जिन्होंने घोड़ों की व्यवस्था कर ली, बैंड बाजे कर लिए, रथ कर लिए, वो लोग परेशान हैं, क्योंकि हाथ से सत्ता चली गई। तीसरी बार आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के चेहरे पर, हंसते हुए चेहरे पर तीसरी बार सरकार है, उनसे परेशान है, क्योंकि किसान से कोई परेशान नहीं। हमने पूरा बारदाना की व्यवस्था कर रखी है। हमने बिल्कुल ऑर्डर किए हुए हैं कि लिफ्टिंग टाइम से होगी, अगर लिफ्टिंग नहीं होगी ठेकेदार पे एक्शन होगा। पूरी व्यवस्था है, बारदाना है, क्रेडिट्स की टोटल व्यवस्था सरकार ने की है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंडी के ऊपर नजर रखे हुए हैं, डेली रिपोर्ट ले रहे हैं, कहीं भी किसान को हम। पांवटा साहिब से बड़ी खबर, जिन कंधों पर कभी सिस्टम चला, आज वही पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर आवाज उठाने को मजबूर हैं। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम धोलाकुआं इकाई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनरों का साफ कहना है, एरियर हो, महंगाई भत्ता हो, मेडिकल बिल या फिर पेंशन, कुछ भी समय पर नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी ये लोग संघर्ष करने को मजबूर हैं। पेंशनरों का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब सवाल सीधा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी सेवा दी, क्या उन्हें अपने हक के लिए यूं ही लड़ना पड़ेगा? पेंशन की कोई विशेष डिमांड नहीं होती, लेकिन यही है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे मतलब राइट्स रखे हैं, उन्हें पेंडिंग ड्यूज 2016 से पेंडिंग है, विजन ऑफ स्केल के और मेडिकल बिल के, तो उनकी पेमेंटें अभी तक पेंडिंग हैं। तो हमारा यही निवेदन मतलब सरकार से है कि हमें पेंडिंग ड्यूज मिलने चाहिए और बोर्ड की जो खस्ता हालत हो रही उसके लिए नई रिक्रूटमेंट की जाए। और जो स्मार्ट मीटरिंग है उसके मतलब इसमें फायदे भी हैं और उसके नुकसान ज्यादा हैं। तो हमारा इसके अगेंस्ट भी बड़ा विरोध रहा, पर हमारा मेन मुद्दा आज तक यही था कि हमारी जो पेंडिंग ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएं, जो कि हमारे 2016 से पेंडिंग है। पिछली देनदारियां हैं वर्ष 2016 से 22 के बीच का एरियर कर्मचारियों का, पेंशनों का और लीव इन कैश, ग्रेस्टी और पेंडिंग ड्यूज, मतलब उस टाइप के मुद्दों पे हमने आज बड़ा रोष प्रकट किया। लोगों में काफी अक्रोश था सरकार के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति। और जो हमारी ड्यूज समस्याएं हैं, जैसे कर्मचारियों की शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की, क्योंकि बिजली बोर्ड निरंतर निजी हाथों को तरफ जाना है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों स्मार्ट मीटर का विरोध के लिए हमने काफी वो किया। तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करेंगे कि इस बिजली बोर्ड के जो ढांचा है इसको इसके साथ छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि ये बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश जब से बना है, जब से ये ढांचा हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा सेवाएं दे रहा है, तो कर्मचारियों का अभाव भी है। तो कर्मचारियों की थोड़ी बहुत भर्ती की जाए, अच्छाई बढ़ती। शिमला से एक अलग तस्वीर, जहां लोग नहीं सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक पहुंची। मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सीधे गांव मंडियालू पहुंचे और फिर जो हुआ वो खास था। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं गिनाई और जवाब में फौरन एक्शन। 17 समस्याएं मौके पर ही खत्म, ना इंतजार ना बहाने, सिर्फ समाधान। यानी इस बार फाइलें नहीं चली, सीधा फैसले चले। मंच से संदेश भी साफ, अब विकास कागजों में नहीं गांव की जमीन पर दिखेगा।
तो ये है नया अंदाज, सरकार दूर नहीं अब आपके बिल्कुल पास। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आपका जो नई पंचायत बनी है बसंतपुर की, बसंतपुर से इस इलाके को अलग करके ग्राम पंचायत मंडियालू, इसमें ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है पंचायत बनने के बाद, और मुझे उसमें आपके बीच में आने का शुभ अवसर मिला है। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया, और अभी जैसा यहाँ पे सभी साथी कह रहे थे कि जब मैं पीछे 2022 के जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो उस समय क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि हम हर पंचायत में जाकर लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकें, क्योंकि मुझे और इलाकों की भी जिम्मेवारी चुनावों के समय में दी गई थी। मगर फिर भी हमने समय निकालकर उन चुनावों में 2022 में मैं मंडियालू में आया था, और यहाँ पे जो मुख्य मांग स्थानीय लोगों ने रखी थी, वैसे तो और भी बातें रखी थी, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो उस समय कही थी कि जब आप हमारी सरकार बनेगी, आप दूसरी बार विधायक बनेंगे, तो आपने मंडियालू को अलग पंचायत बनाना है। तो मैंने उस बात का जहन अपने मन में रखा, और जब समय आया उसको हमने सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष, ग्रामीण मंत्रालय में मंत्री जी के समक्ष मैंने उसको रखा, और आज आपकी एक अलग पंचायत मंडियालू की बनी है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि बसंतपुर क्षेत्र बहुत ही पुराना क्षेत्र है। यहाँ की जड़ें हर चीज में बहुत गहरी है, चाहे वो समाज सेवा का काम है, चाहे वो धार्मिक काम है, देव कार्य का काम है। यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं बड़े, यहाँ की जो कुश्ती है बसंतपुर की बड़े अच्छे लेवल पर करवाई जाती है। राजनीतिक रूप से भी यहाँ से कई धुरंधर इस इलाके का नेतृत्व समय समय पर यहाँ के लोगों ने किया है। जो हमारे स्वर्गीय रण बहादुर जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे, बड़े लंबे समय तक उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व किया। यहाँ की आवाज को, उस समय की विधायक थी, मंत्री थी, मैडम स्टोक्स थी, यहाँ से उनके समक्ष भी रखा, राजा वीरभद्र सिंह जी के समक्ष भी रखा, खाटी साहब के समक्ष जब जय मारीलाल खाटी जी यहाँ से मंत्री थे उनके समक्ष भी रखा। तो अच्छा, मैं समझता हूँ कि इलाके के अंदर लोग पढ़े लिखे भी हैं, और यहाँ की जितनी मसले हैं, यहाँ की जितनी बातें हैं, यहाँ के जो विकास के कार्य हैं, उनको एक अच्छे तरीके से आगे रखते हैं, और उसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलता है। आज बसंतपुर और ये हमारा जो मंडियालू है एक केंद्र है, पूरे हमारे सुन्नी का कहे या शिमला ग्रामीण का कहे, अब तो क्योंकि शिमला ग्रामीण बहुत बड़ा इलाका बन चुका है, मगर अगर हम सुन्नी की भी बात करें तो बसंतपुर का एक अपना ही एक वर्चस्व है यहाँ के लोगों का, और उसको हमेशा आप बनाए रखें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अगली खबर मथुरा से है, जहां कानून और माफिया आमने सामने आ गए।
जी हां, थाना फरेज क्षेत्र एक्शन का मैदान बना। पुलिस पहुंची अवैध खनन रोकने, लेकिन यहां कहानी पलट गई। मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए और तभी एंट्री होती है खनन माफियों की। और फिर क्या, खनन माफियों के हौसले इस कदर बुलंद कि पुलिस से ही भिड़ गए। धक्का मुक्की, हाथापाई और देखते ही देखते माफिया पुलिस के सामने ही ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार। सोचिए, कानून खड़ा रहा और माफिया चलते बने। वायरल वीडियो में सब कुछ साफ, ना डर ना खौफ, बस दबंगई। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हौसला कहां से आया और कब तक ऐसे ही कानून को चुनौती मिलती रहेगी। फिलहाल इलाके में हड़कंप मच गया है और ये वीडियो सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है, ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है। जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन। वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ that we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम कप लिफ्ट करें। बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन सीए ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है। अगली खबर पांवटा साहिब से है, जहां सड़कों पर उतरा जनता का गुस्सा। सिरमौर के सतौन में स्थानीय लोगों का फूटा आक्रोश। सरकार के खिलाफ धरना, नारेबाजी और सीधा विरोध। मांगे भी साफ, पक्की सड़क चाहिए, पुल की मरम्मत चाहिए और उप तहसील की बहाली चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब उद्योग मंत्री का काफिला बिना रुके निकल गया और लोग बस इंतजार ही करते रह गए। यानी एक तरफ जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर और दूसरी तरफ सिस्टम की चुप्पी। अब सवाल सीधा है, आखिर कब सुनी जाएगी ये आवाज, या फिर यूं ही इंतजार करता रहेगा सतौन? साथ ही मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मंत्री जी हमारे स्थान पहुंचे तो मंत्री जी ने लगभग 30 से 35 युवा यहाँ साथी खड़े थे ज्ञापन देने के लिए। लेकिन मंत्री जी को इतने बेशरम निकले कि वो 2 मिनट के लिए भी युवा साथियों का जो हमारी मांग पत्र था वो लेने का टाइम नहीं मिला उनको। आज
बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी सिर्फ ये आज यहाँ पर देखने को मिला है कि सिर्फ कांग्रेस के मंत्री बनकर रह गए, क्योंकि हमने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने का जो ऐलान किया था, हमने सिर्फ एक ज्ञापन उनको सौंपना था, परंतु उनके पास 1 मिनट का समय भी यहाँ पर गाड़ी में ब्रेक लगाने का नहीं मिला। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हमारी जनता ने इसलिए मंत्री जी को चुना है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मंत्री बनकर रह गए? क्या वो हमारे मंत्री नहीं है? हम सब ने उनको चुनकर भेजा है, तो उनका फर्ज बनता था कि हमारी एक बार क्या डिमांड चली हुई है। हम सबसे पहले हमने डीसी महोदया जी को ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद एसडीएम जी को ज्ञापन सौंपा, तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा। लगातार पिछले 1 साल से ये ज्ञापन हम सौंप रहे हैं। पुल की इतनी बुरी दशा हो चुकी है कि आए दिनों यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट होते हैं। क्या जब किसी घर का चिराग यहाँ पर बुझ जाएगा तब इनकी आंखें खुलेगी? जो हमारे स्तौन में नदी के ऊपर पुल बना है, नया पुल बना है, लेकिन आज उस पुल की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है। कभी भी पुल में किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। हमने प्रशासन से और कई बार परशुराम सेवा समिति, स्तौन, नवयुग मंडल स्तौन और क्षेत्र की कई सारी संस्थाओं ने उस पुल को लेकर सरकार को, प्रशासन को ज्ञापन दिया, उस पुल का मरम्मत की जाए, उस पुल का सुधार किया जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। दूसरी हमारी मांग है, जो स्तौन से रेणुका जी रोड है उसके बहुत ही खस्ता हालात है, रोड टूटा हुआ है, बिल्कुल धूल ही धूल है। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, उस रोड को पक्का किया जाए, पक्के के साथ पहले चौड़ा किया जाए, फिर उसको पक्का किया जाए। जो स्तौन में पिछली सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की रही, भाजपा की रही, उन्होंने स्तौन में 2 दिन के लिए नायब तहसीलदार के बैठने की व्यवस्था की थी। 2 दिन यहाँ पे परमानेंट सुचारू रूप से तहसीलदार साहब आते थे, लेकिन सरकार ने उसको बंद किया है। हमने कई बार पहले भी ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को, सरकार को, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ। मंत्री जी यहाँ पर रुकने के बजाय सीधा अपना काफिला को लेकर शिलाई की ओर कूच कर गए। हमारे युवा यहाँ पिछले 2 घंटे से खड़े हैं और विधायक साहब हमारी जन समस्याओं को सुने बिना यहाँ से निकल गए। देखिए, मुख्य रूप से जो हमारी मुख्य मांगे थी वो अभी मंत्री जी, अभी जो स्तौन का मुख्य द्वार है, जो पुल है हमारा, वहां से अभी मंत्री जी का काफिला गुजरा। क्या उन्होंने उस पुल की जर्जर अवस्था नहीं देखी? क्या उन्होंने टूटी हुई प्लेटें नहीं देखी? ये सब देखकर भी अनदेखा करना ये स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम सभी युवा यहाँ पर अपनी स्थानीय मुद्दों को और मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हम किसी व्यक्तिगत किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए थे, पर इस प्रकार का रवैया देखकर आज हमें दुख हो रहा है। कुरुक्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर जहां सियासत नहीं, भाईचारे की बात हुई। जाट धर्मशाला में सजा मंच और पहुंचे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन इस बार भाषण में राजनीति कम और समाज को जोड़ने की बात ज्यादा थी। कैप्टन अभिमन्यु ने साफ कहा, समाज की ताकत उसकी एकता में है, ना कि बंटवारे में। 2016 के दंगों का भी जिक्र हुआ और संदेश भी, बीते को भूलकर आगे साथ चलने का वक्त है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक कोशिश है सियासत से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने की। अब देखना होगा क्या ये पहल जमीन पर भाईचारे को और मजबूत कर पाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र की पूरी कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस धर्मशाला के प्रति हम सब की बहुत गहरी श्रद्धा रहती है और ये एक प्रकार से
ये समाज की धर्मशाला से ज़्यादा ये तीर्थ स्थान के तौर पर इसका महत्व है। और पूरी कमेटी ने, हमारे प्रधान श्रीमान कृष्ण चौकन जी ने और पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह जी और पूरी कमेटी ने जो आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करके और समाज के हमारे भाईचारे का एक संदेश देने का जो मौका दिया है और यहाँ से सर्व समाज के भाईचारे का जो संदेश जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि ये धर्मशाला वो केंद्र है जिसमें केवल जाट समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की श्रद्धा सदा रही है और आगे भी बनी रहे, ये संकेत आज की कमेटी ने दिए। लगातार भाईचारा का जितना आज किया गया है पूरे हरियाणा में आगे जी, हम जिले जिले में और जैसे उससे आगे कार्यक्रम बनेगा, ये भाईचारा का संदेश का कार्यक्रम लेकर के, और केवल प्रदेश में नहीं कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं भ्रमित है, वो दिशा ढूंढ रही है, उसको सही दिशा देने का एक गिलहरी योगदान, एक प्रयास हम निश्चित तौर पर करेंगे ताकि नई पीढ़ी वह सही दिशा पकड़ करके अपना भी भविष्य संवारे और अपने समाज और देश को लिए अपना योगदान दे। कैप्टन साहब, आपके हल्के के विधायक का कहना है कि 28 करोड़ का मुआवजा जो है वो अभिमन्यु जी को मिल चुका है, जो आपने कोशिश करी थी, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे उन महान आत्मा के लिए कुछ नहीं कहना। युवा पीढ़ी से क्या आह्वान करेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि अपना भला बुरा समझते हुए जो हमारे शास्त्रों में जो मार्गदर्शन दिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चौथा हिस्सा 25 साल, वह विद्योपार्जन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा शरीर बनाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत और पुरुषार्थ को करके ताकि आने वाले जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्वयं को तैयार करें, नशे से बचें, गलत संगत और सोबत से बचें और गलत कामों से बचें, गलत भाषा से बचें, मर्यादा में रह करके अपने परिवारों का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। कैप्टन साहब, क्या चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु ही फंसा हुआ था या फिलहाल समाज भी किसी चक्रव्यूह में उलझा हुआ है? देखिए, जहाँ तक चक्रव्यूह की बात है, ये तो एक जब तक जीवन के अंदर सांस रहेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्रव्यूह में हम सब रहेंगे। सवाल है कि संकल्प के साथ में उन चक्रव्यूहों को तोड़ करके और सतमार्ग पर आगे बढ़ते रहे, ये व्यक्ति का भी प्रयास होना चाहिए और समाज का भी प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि राजनीति से आप आते हैं, और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति से आते हैं और आज मिलन समारोह है भाईचारे का, लगता है राजनीति के लोग उस चीज की निंदा नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई बिगाड़े, ये सही कह रहे हैं आप, मुझे कोई संकोच नहीं कि राजनीतिक स्वार्थ, अधूरे लोग, जो अधूरा नेतृत्व होता है, जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करे होते, वो अपनी। मेरठ से बड़ी खबर, जहां सिर्फ खेती की नहीं समाज के भविष्य की बात हुई। वलीदपुर के श्री परम धाम में हिंद मजदूर किसान समिति की विशाल महासभा में हजारों मजदूर और किसान जुटे और मंच से उठी एक मजबूत आवाज, फसल बाद में पहले नस्ल बचाओ। सभा को संबोधित करते हुए क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन ने साफ कहा, नशा और जातिवाद, यही दो चीजें समाज को सबसे ज्यादा तोड़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी, नशे ने घर बर्बाद किए, जमीन बिकवाई और अब किसान के अस्तित्व पर भी खतरा बन गया है। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने एक साथ संकल्प लिया, नशे से दूर रहेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। यानी संदेश साफ है, लड़ाई सिर्फ खेत की नहीं, आने वाली पीढ़ी की है। इसी ग्रंथ का क्यों विरोध हो रहा है कि अगर ये आम आदमी के हाथ में पहुंच गई, आम आदमी इसको पढ़ने लग गया, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
सारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर मनुस्मृति लोग पढ़ने लग गए। क्योंकि इस परम पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय में दो बार एक बात कही गई है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं। एक बार नहीं, 2 बार कहा। 2 बार को जिस बात को कहा जाता है वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसी बात को समझाने के लिए आज आसपास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए थे कि हमको इसके विषय में चर्चा की जाए। क्योंकि जाति का जो जहर है, ये जाति का जहर केवल नुकसान करेगा गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो। जो अमीर हैं उनको जाति का जहर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो जाति का जहर फैलाने वाले हैं वो नशे का विरोध नहीं करते, नशे के विरोध में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते, वो केवल जाति का जहर फैलाते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ एक उद्घोष दिया कि फसल से पहले नस्ल बचाओ, नशे के जहर से, जाति के कहर से बचो और बचाओ। नशे का जहर और जाति का कहर, इनसे सबसे ज्यादा हानि जो होगी या हो रही है वो गरीब और मध्यम वर्ग की, चाहे वो ST ST हो या OBC हो या जनरल। गुरुजी आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने की नौबत आ रही है, वो किस संदर्भ में कहा? अगर जाति का जहर इस तरह ही फैलता गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। जाति का जहर फैलेगा तो यहाँ गरीबी आएगी, मुट्ठी भर लोग खरपति होंगे, मुट्ठी भर, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बांटा, वहाँ अहमदिया, कादियानी, शिया, सुन्नी और भी बांटा। इतना जहर है वहाँ कि वहाँ के जो हैं भ्रष्ट लोग वो तो खरपति हैं, आम जनता वहाँ गरीब है और वहाँ भूखमरी की हालत है। वही हाल ये हमारे हिंदुस्तान का करना चाहते हैं। इसलिए हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितना पूरा भरा पड़ा है। सोशल मीडिया जाति का जहर फैलाने में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लगे हैं। हर एक जाति में एक आदमी जाता है जो बिल्कुल, अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया आजकल कि सोशल मीडिया घर घर है, हर एक आदमी एक्टिव है। जब वो गंदगी देखता है तो कहीं उसके छींटे उसके दिल पे ना आ जाए, ये हमें डर लगता है। आपने संकल्प दिलाया तमाम लोगों को कि सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। हमने तो जैसे गंदगी फैलाने वाले, ये जाति का जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ। तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो सामने आओ, तुम भी तो सोशल मीडिया का प्रयोग। आजकल सोशल मीडिया में जाति की गंदगी, जाति का जहर ऐसे फैलाया जा रहा है तो उस जाति के जहर के छींटे कुछों के दिलों में तो जरूर बैठते होंगे। हम तो कहते हैं अपनों से तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया इस समय मजबूत आधार है अपनी बात को रखने का, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि सोशल मीडिया में जो भी अकाउंट खुले वो आधार कार्ड से लिंक हो, फेक अकाउंट ना खुलें। जब तक ये फेक अकाउंट खुल रहे हैं वही जाति का जहर फैला रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि जाति के जहर को रोकने के लिए सोशल मीडिया में जो भी अकाउंट खुलता है वो आधार कार्ड से लिंक हो, जिससे फेक अकाउंट पे बैन लगे। फेक अकाउंट वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त, वो गंदगी फैला रहे हैं, समाज में घृणा फैला रहे हैं, उन पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आधार से लिंक हो जाएगा तो पकड़े जाएंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। हाँ बिल्कुल, हाँ उसी तरह अकाउंट जो खोलता है सोशल मीडिया पे वो आधार कार्ड से लिंक हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।